नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत के चैप्टर के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आइंस्टीन द्वारा अपेक्षिकता के संबंध में दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से पहला सिद्धांत था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत तथा दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आज के इस लेक्चर में हम अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित तथा लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों का डिस्कस करेंगे। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के लिए आइंस्टीन द्वारा निम्नलिखित दो पोस्टुलेट्स अर्थात अभिग्रहित प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से पहला अभिग्रहित है कि मुक्ताकाश में घटित समस्त भौतिकीय घटनाओं के लिए भौतिकी के मूल नियम परस्पर नियत आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में निश्चर होते हैं। अर्थात मुक्ताकाश में जितनी भी भौतिकी घटनाएं होती हैं उनके लिए फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आदि परस्पर नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में अर्थात जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में यह नियम निश्चर या अचर रहते हैं अर्थात इनवेरिएंट रहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो अभिग्रहित है जिस पर अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत आधारित है वह है कि मुक्ताकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग निश्चर रहता है। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के वेग पर निर्भर नहीं करता है और सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग निश्चर या अचर बना रहता है तथा प्रकाश का वेग ही एक अल्टीमेट स्पीड है अर्थात प्रकाश का वेग ही अधिकतम संभावित वेग है और उससे अधिक किसी द्रव्य पदार्थ का वेग नहीं हो सकता है। इसके आधार पर अब हम यहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले चित्र में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S व S' लिए हैं, जिनके की प्रारंभ में अर्थात दोनों फ्रेमों में t = t' = 0 पर उनके मूल बिंदु ओरिजिन्स O तथा O' तथा उनकी तीनों अक्षें x व x', y व y' तथा z व z' परस्पर संपाती हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसके पश्चात हम यह मानते हैं कि फ्रेम S स्थिर रहता है तथा इसके सापेक्ष अन्य फ्रेम S' एक समान नियत वेग v से x अक्ष के समांतर दिशा में गतिशील है। प्रथम चित्र में हम यहाँ पर यह मान रहे हैं कि दोनों प्रकाश स्रोतों के मूल बिंदुओं पर एक प्रकाश का स्रोत स्थित है, जिससे कि प्रकाश के तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्रों के रूप में सभी दिशाओं में उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें कि हमने इस चित्र में एरो मार्क करके प्रदर्शित किया है। अब हम यह कहेंगे
कि जैसे ही फ्रेम एच डैश नियत वेग v से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गतिशील होता है तो फ्रेम s स्थिर रहता है तथा एच डैश इसके सापेक्ष चूँकि गतिशील अवस्था में हैं, तो दोनों फ्रेमों के अंदर स्थित ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक होंगे उनके लिए हमेशा सदैव प्रकाश के जो तरंगाग्र हैं या स्पंद हैं वो उनके अपने मूल बिंदुओं से O व O' से क्रमशः उत्सर्जित होते हुए दिखाई देंगे। अब यदि हम आकाश में स्थित कोई बिंदु P लेते हैं या P पर एक प्रेक्षक मानते हैं जिसके कि निर्देशांक एक फ्रेम S के सापेक्ष x, y, z तथा t हैं तथा गतिशील फ्रेम h डैश के सापेक्ष निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश व t डैश है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि यहाँ लॉरेंज रूपांतरण में समय को भी सापेक्ष माना गया है। इससे पूर्व लॉरेंज रूपांतरण में या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत समय को निरपेक्ष माना गया था। इस प्रकार से दोनों फ्रेमों में हम ये मानेंगे कि मूल बिंदु O से व O' से, जो कि प्रारंभ में चूँकि दोनों ये इस प्रकार से संपाती थे, तो प्रकाश O से P तक एक फ्रेम के सापेक्ष दूरी OP तय करेगा जिसका कि मान CT होगा तथा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में O' से P तक का जो दूरी होगी वह CT डैश होगी। यहाँ दोनों ही फ्रेमों में प्रकाश का वेग c नियत या अचर माना गया है जो कि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित के अनुरूप लिया गया है। अब हम O से P तक का जो दूरी है जो कि CT के बराबर है उसको हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर यदि ज्ञात करें तो हमें OP का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा जो कि c स्क्वायर टी स्क्वायर है तथा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका मान O' है जो कि CT डैश के बराबर है। चूँकि O' पर कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश, z डैश 0, 0, 0 हैं, इस प्रकार से O' से P का जो मान होगा वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेने पर हमें O' स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर टी डैश स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को यदि हम इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 के अनुरूप व्यक्त करें तो हमें ये समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होंगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरे फ्रेम में हमें एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा जो कि समीकरण 1 और 2 में दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर हम प्रथम अभिग्रहित के अनुसार दोनों समीकरण को 1 व 2 को जो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के अंतर्गत है तो इन्हें एक भौतिकी के मूल नियम के अनुरूप मान करके निश्चर मान रहे हैं और दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य जो निर्देशांक हैं उनके अंदर परस्पर इस प्रकार का रूपांतरण संबंध होना चाहिए कि उन्हें हम जब समीकरण 1 या 2 में प्रयुक्त करें तो वह एक दूसरे में रूपांतरित हो जाने चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम हम गैलीलियन रूपांतरण संबंध लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए कोऑर्डिनेट्स के अनुसार x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होगा, y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू जेड तथा t डैश इक्वल टू टी होगा क्योंकि गैलीलियन रूपांतरण या क्लासिकल मैकेनिक्स में समय को निरपेक्ष माना गया था। अब हम समीकरण 1 व 2 के अंदर इन संबंधों को यदि रखें तो जैसे कि हमने समीकरण 2 में समीकरण 3 द्वारा जो गैलीलियन रूपांतरण संबंध उन्हें रखा है और उसके रखने के पश्चात अब
जबकि हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो यह समीकरण हमें इस प्रकार से मिलता है, जिसको कि हम फिर समीकरण 1 से उसकी तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने इसको अरेंज किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वी टी का हमें एक टर्म मिलेगा, तथा टी स्क्वायर के रूप में हमें ये दो टर्म मिल रहे हैं। ब्रैकेट में एक सी स्क्वायर टर्म है और दूसरा वी स्क्वायर का टर्म। अब जब हम इसकी समीकरण 1 से तुलना करते हैं तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि इसके अंदर ये ट्वाइस एक्स वी टी वाला जो टर्म है ये यहाँ पर हमें एडिशनल प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जो टी स्क्वायर वाली ये टर्म है इसमें सी स्क्वायर के अतिरिक्त यहाँ पर ये वी स्क्वायर टी स्क्वायर वाला टर्म हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि x व t के जो समीकरण हैं वह परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और हमें जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण अभी हमने लिखे थे उनके अंदर हमें x व t के समीकरणों को संशोधित करना होगा। तो ये जो है गैलीलियन रूपांतरण जो हमारे समीकरण अभी हमने एज्यूम किए उनके अंदर ये समीकरण 3 में गैलीलियन रूपांतरण संबंध थे, तो उनको हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर समीकरण 4 में यह रूपांतरण प्रयुक्त किया है। यह समीकरण 3 जो गैलीलियन रूपांतरण संबंध था तो उसका x डैश वाला समीकरण जिसमें एक्स टी आ रहे हैं, इसके अलावा जो लास्ट समीकरण t डैश था उसमें भी t और x परस्पर संबंधित होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ट्वाइस एक्स वी टी वाला टर्म यही शो करता है। तो इसके लिए हमने समीकरण 4 में x डैश इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी, y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू जेड, क्योंकि y और z के समीकरणों में परस्पर समीकरण 2 और 1 में एक दूसरे में रूपांतरित हुए हैं, तथा t डैश इक्वल टू गामा टी प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पर एज्यूम किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 नियतांक हैं जिनका मान जब हम ज्ञात करके समीकरण 4 में रख देंगे तो यही समीकरण 4 ही अपेक्षित लॉरेंज रूपांतरण संबंध होंगे। अभी हम चूँकि 4 अज्ञात नियतांक हैं, जब हम रखेंगे तो हमारे पास टर्म 3 ही होंगे, तो इसलिए इन्हें सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके लिए अब हम सर्वप्रथम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जैसा कि हम पुनः चित्र में देखते हैं कि हमारे पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो स्थिर है उसके मूल बिंदु O के सापेक्ष O डैश मूल बिंदु जो कि S डैश फ्रेम का मूल बिंदु है उसको देखें तो हम ये पाएंगे कि S फ्रेम के सापेक्ष जो O डैश है जो कि x डैश इक्वल टू 0 पर स्थित है वह नियत वेग v से हमें गतिशील दिखाई दे रहा है। अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि जब हम S फ्रेम के सापेक्ष S डैश फ्रेम का वेग नाप रहे हैं तो S फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके सापेक्ष वह उसकी गणना की जाएगी। इस प्रकार से O डैश का वेग O के सापेक्ष v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होगा जो कि x डैश इक्वल टू 0 पर स्थित है। इसको हम समीकरण 4 के प्रथम समीकरण में जब प्रयुक्त करते हैं तो हमें x डैश इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी इसका मान 0 लेंगे, और अब जब हम इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें एल्फा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। डी एक्स अपॉन डी टी के स्थान पर जब हम v रख देते हैं तो हमें इस प्रकार से बीटा का मान एल्फा के ही रूप में बीटा इक्वल टू माइनस एल्फा वी मिलता है, जैसे हमने समीकरण 5 में दर्शाया है। इसी प्रकार से अब हम जो अभी हमने ये कंसेप्ट लिया था उसी को हम अब रेसिप्रोकली यूज़ कर रहे हैं। अर्थात अब की बार हम O डैश फ्रेम के सापेक्ष O फ्रेम का वेग ज्ञात O बिंदु का वेग ज्ञात करेंगे। तो O डैश के सापेक्ष जो O बिंदु है वो हमें नियत वेग v से माइनस एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील दिखाई देगा। O डैश बिंदु चूंकि x बराबर 0 पर स्थित है और उसका वेग हम S डैश फ्रेम में माप रहे हैं,
इसलिए अब की बार dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू माइनस v मिलेगा। तो इस रिजल्ट को अब हम फिर से लॉरेंज रूपांतरण जो हमने एज्यूम की हैं समीकरण 4 में उसमें प्रयुक्त करते हैं। तो इसके लिए अब हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 चूँकि समीकरण 4 के प्रथम समीकरण x डैश वाले में है, इसके अतिरिक्त t डैश वाला जो समीकरण है इसमें भी x है। दोनों के स्थान पर हम जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें इस प्रकार से दो समीकरण मिलेंगे, एक x डैश इक्वल टू बीटा टी, दूसरा t डैश इक्वल टू गामा टी। x बराबर 0 रखने के पश्चात इन दोनों को परस्पर जब हम कंबाइंड करते हैं तो हमें x डैश इक्वल टू बीटा अपॉन गामा इंटू टी डैश मिलेगा। और अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी डैश और उसमें dx डैश अपॉन dt डैश के स्थान पर हम माइनस v प्रयुक्त करें तो हमें इस प्रकार से ये समीकरण मिलेगी कि dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू बीटा अपॉन गामा और इसका मान माइनस v होगा। इससे अब हम गामा का मान ज्ञात करते हैं जो कि माइनस बीटा अपॉन v है। बीटा का मान माइनस अल्फा v रखने पर हमें गामा इक्वल टू अल्फा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने बीटा और गामा के मान प्राप्त कर लिए हैं उनको हम जब समीकरण 4 में रख देते हैं तो अब हमें ये समीकरण मिलेंगे x डैश इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड तथा टी डैश इक्वल टू अल्फा टी प्लस डेल्टा एक्स। अब हमें इसमें अल्फा व डेल्टा इनके मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए अब हम जो ये हमारे न्यू डिजायर्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं इक्वेशन 7 में, अब हम इक्वेशन 7 को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में एज्यूम किया है कि ये दोनों समीकरण हमने एक दूसरे के सापेक्ष इनवेरिएंट माने हैं, अर्थात इनमें जो कोऑर्डिनेट्स का रूपांतरण संबंध होंगे वो इस प्रकार होने चाहिए कि उन्हें हम किसी एक समीकरण में रखें एक व दो में से तो वो दूसरे में रूपांतरित हो जाएं। तो इसके लिए समीकरण 4 में जो हमने संबंध प्राप्त किए हैं उनको जब हम समीकरण 2 में रखें और फिर हम उसकी तुलना समीकरण 1 से करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम समीकरण 7 को समीकरण 2 में रख रहे हैं तो हमें ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, यहाँ चूँकि इसमें हमने ये मान रख दिया है, प्लस इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये टी डैश स्क्वायर के स्थान पर हमने यहाँ पर ये वैल्यू रख दी है। पहले में ये एक्स डैश स्क्वायर था उसका मान रख दिया और लास्ट टर्म में माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर था तो ये टी डैश का मान रख दिया। इसको जब हम रीअरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की फॉर्म में तो इसकी तुलना जब हम समीकरण 1 से करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि जो पहला टर्म है ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वो यूनिटी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक्स टी वाले टर्म का गुणांक है वह 0 होना चाहिए क्योंकि एक्स टी का टर्म समीकरण 1 में नहीं है, तथा जो लास्ट टर्म आई है वो जो है सी स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। इस प्रकार से पहले हम ये लास्ट टर्म जो आई है उससे हम अल्फा स्क्वायर का मान लिखकर हम अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं, तथा जैसा कि हमने पूर्व में अल्फा इक्वल टू गामा प्राप्त किया था तो इस प्रकार से यही गामा का भी मान है। अब हम समीकरण 10 में से सी स्क्वायर डेल्टा ए का अल्फा कैंसिल करने के पश्चात हमें ये इक्वेशन मिलती है सी स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू माइनस अल्फा वी, और इससे जब हम डेल्टा का मान ज्ञात करते हैं तो ये हमें माइनस अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर मिलता है। अब इन मानों को जब हम समीकरण 7 में रख देते हैं तो हमें ये लॉरेंज रूपांतरण समीकरण मिलते हैं जो कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड तथा टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या इन्हें हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड and t dash equal to gamma into t minus vx upon c square where gamma equal to 1 upon under root 1 minus v square upon c square। तो ये जो संबंध हैं ये लॉरेंज रूपांतरण संबंध कहलाते हैं।
कि जिनके आधार पर हम एक फ्रेम में दिए गए कोऑर्डिनेट्स को एक नियत वेग से उसके सापेक्ष गतिशील फ्रेम में रूपांतरित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा अब हम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। अर्थात जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें हमें जब एस फ्रेम के अंदर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z व t दिए हुए हों तो हम उसके सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के अंतर्गत जब हमें एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स गिवन हों अर्थात x डैश, y डैश, z डैश, t डैश गिवन हों तो उसके सापेक्ष जो अन्य फ्रेम हैं उसमें हम कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। उसके लिए हमें v को -v से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा था कि s फ्रेम के सापेक्ष जब हम s डैश फ्रेम को देखते हैं तो वो हमें प्लस x अक्ष के अनुदिश v वेग से गतिशील दिखाई देता है। इसके विपरीत जब हम s डैश फ्रेम के सापेक्ष s फ्रेम को देखते हैं तो वो हमें -v वेग से गतिशील दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जब हम v को -v से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें ये समीकरण मिलेंगे x = गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, y = y डैश, z = z डैश व t = गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पुनः गामा का मान वही है जो कि 1/√1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो ये जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमने प्राप्त किए हैं यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मुख्य आधार हैं और इनके आधार पर हम अपने अगले लेक्चर्स में वेगों का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण तथा इनके ही आधार पर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन के द्वारा हम सभी स्थिति सदिश, वेग, संवेग, बल तथा अंत में धाराओं व विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्रों को भी चतुर्विम रूप में प्रदर्शित करेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।